हेलो टू एवरीवन। जब हम बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तो उसमें इसके पहले हमने जो है डेफिनेशंस, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस और जो बेसिक डेफिनेशंस होती हैं, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, उनको हमने अभी तक पढ़ा है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज देयर आर सम फंडामेंटल लॉज जिन पर कि बाकी सारे जितने हमारे सब्जेक्ट्स हैं या जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो आगे आने वाले जो लर्निंग्स हैं उसके ऊपर हम जब बात करेंगे तो हमें सबसे पहले कुछ फंडामेंटल लॉज जानने बेहद ज़रूरी हैं। उसमें से एक है ओम्स लॉ, सेकंड वन इज किरचॉफ्स करंट लॉ, एब्रीविएशन उसका KCL है, और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो देखते हैं हम कि किरचॉफ्स ओम्स लॉ क्या होता है। ओम इज अ साइंटिस्ट नेम। ओम के अनुसार द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन अ कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग बिटवीन देम इज कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि एक टर्मिनल A, दूसरा टर्मिनल B, ठीक है, इसमें कोई लोड या कोई और एलिमेंट लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ का जो वोल्टेज है वो है VA, यहाँ का जो वोल्टेज है वो है VB, और इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज I। तो द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ कंडक्टर, तो A और B दो पॉइंट्स हैं, और किसका, द करंट फ्लोइंग बिटवीन देम मीन्स I। ये जो रेशियो है, ये जो अनुपात है, दिस इज कांस्टेंट। ठीक है, यानी किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में, क्योंकि हम ये जानते हैं, थोड़ा सा इसको और एलोबोरेट करें तो दैट शुड बी VA माइनस VB। ठीक है, तो क्योंकि जब हम जानते हैं कि पोटेंशियल इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस, विभव, जब हम विभव की बात करते हैं तो वो एक्चुअल में विभवांतर है, दो पॉइंट्स के बीच में विभव का अंतर है या वोल्टेज का डिफरेंस है। ठीक है, और उन दोनों पॉइंट्स को यदि हम किसी कंडक्टर से कनेक्ट करते हैं, बीच में एक लोड लगाते हैं या कोई और एलिमेंट लगाते हैं, तो एक करंट फ्लो होने लगता है, क्योंकि एक क्लोज्ड पाथ बन जाता है। जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि कोई भी करंट को फ्लो होने के लिए क्लोज्ड पाथ की जरूरत होती है। तो इन दोनों का जो अनुपात है, जो रेशियो है, दैट इज कांस्टेंट। इसको दूसरी भाषा में और कहें कि I इज, जो सेकंड थॉट इसका हो सकता है, जो दूसरा तरीका हो सकता है समझाने का, वो ये है कि I इज प्रोपोर्शनल टू VA माइनस VB। हम इसको V कहते हैं। ठीक है, तो इफ दिस इज V, तो I इज प्रोपोर्शनल टू V, यानी V के समानुपाती होता है करंट, क्योंकि करंट का जो फ्लो होने वाला, जो करंट को जनरेट करने वाला जो मेन कारण है, जो मुख्य कारण है, वो वोल्टेज है। ठीक है, तो इसलिए कहीं कहीं ऐसा भी लिखा होता है कि वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू I। तो क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं, एक दूसरे के प्रोपोर्शन में है, इसलिए हम ये कहेंगे कि उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, यदि हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो ये है
वोल्टेज, ये है करंट। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा। ठीक है, ग्राफ हम जानते हैं, ग्राफ जो है वो दो क्वांटिटीज, 2 डायमेंशनल ग्राफ है, तो दो क्वांटिटीज के बीच में बनेगा। तो यदि कोई दो क्वांटिटीज समानुपाती हैं एग्जैक्टली, तो उनका जो ग्राफ होता है वो एक लीनियर ग्राफ होता है। ठीक, अब यदि ऐसा है तो दैट कैन बी रिटन एज V प्रोपोर्शनल टू I। तो V इज इक्वल टू आई आर। आर यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और आप ये भी याद करें कि आर हमने किसके लिए यूज किया था। आर इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस बिटवीन दैट टू पॉइंट्स। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो आर ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया है, V इज इक्वल टू आई आर। आर रेजिस्टेंस, I इज द करंट और V इज द वोल्टेज बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो और जब हम इसकी बात करेंगे तो यहां पर भी कांस्टेंट क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है, तो V अपॉन I इज इक्वल टू R। जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है या जो इन दोनों के रेशो जिस कांस्टेंट के बराबर होता है उसको हम R कहेंगे। R हम अच्छे से जानते हैं, प्रतिरोध या रेजिस्टेंस। तो ये जो फॉर्मूला है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लें। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर। लेकिन ओम्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ठीक है, ओम्स लॉ केवल लीनियर एलिमेंट्स पर ही अप्लाई होता है, नॉन लीनियर एलिमेंट्स के लिए ओम्स लॉ नहीं है। ठीक है, तो जैसे मेटल्स हैं उनके लिए उन पर ओम्स लॉ लगेगा। ठीक, जो नॉन मेटल्स हैं या फिर जो हमारे सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स हैं या उनसे बनने वाले सर्किट्स हैं उन पर ओम्स लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो दैट इज द ओम्स लॉ। जो नेक्स्ट लॉ है दैट इज किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ इज अगेन अ साइंटिस्ट नेम। सो बेसिकली दो लॉज हैं, किरचॉफ का एक करंट लॉ है और सेकंड वन इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। यहाँ पर हम करंट लॉ की बात कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ, इन एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट, पॉइंट मीन्स यहाँ पर जंक्शन है, नोड है, इज 0। ठीक, तो एक सर्किट बनाते हैं, आखिर क्या कहना चाहते हैं। तो सपोज ये हमारा एक नेटवर्क है और इसमें रेजिस्टिव एलिमेंट्स लगे हुए हैं। ठीक है, और इस पर जो एक नोड है, इस नोड को हम नाम देते हैं A। अब इस नोड पर जो आने वाले करंट्स हैं, इस जंक्शन पर आने वाले जो करंट्स हैं वो सब क्या हैं, I1 इनकमिंग करंट जो नोड की ओर आ रहा है, I2 जो नोड से दूर जा रहा है, और इस ब्रांच में जो फ्लो होने वाला करंट है दैट इज I3। तो अभी यदि हम ये माने कि जो इस नोड पर आने वाले करंट्स हैं, जो इस जंक्शन पर आने वाले करंट्स हैं वो पॉजिटिव हैं, ये हमारा कन्वेंशन है, और जो इस जंक्शन से दूर जाने वाले करंट्स हैं वो नेगेटिव है। ठीक है, तो देखें आप I1 प्लस I1 माइनस, क्योंकि जंक्शन से दूर जाने वाले करंट्स को हमने नेगेटिव माना है, I2 और माइनस I3,
इन सब का जो एल्जेब्रिक सम है, एल्जेब्रिक सम मतलब जहां पर हम डायरेक्शंस को या साइन को भी हम लेते हैं, कंसीडर करते हैं, इन सब का जो एल्जेब्रिक सम है दैट इज 0। ठीक है, इसको यानी इसमें सबसे पहले आपको यह मानना पड़ेगा कि किसी एक जंक्शन पर आने वाले कितने करंट्स हैं ये आपको पता करना होगा, और दूर जाने वाले कितने करंट्स हैं, और उन जो किसी जंक्शन पे आने वाले करंट्स में से जब हम जाने वाले करंट्स को माइनस करते हैं तो उनका जो सम आता है दैट इज इक्वल टू 0। या फिर इसको दूसरी लैंग्वेज में भी हम कह सकते हैं कि आने वाले करंट्स का जो सम है दैट इज इक्वल टू जाने वाले करंट। अब आने वाले करंट्स कौन कौन से हैं, यहाँ पर इस केस में केवल एक है I1, वो किसके बराबर होगा, द सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स I3। ठीक है, क्योंकि एक करंट आ रहा है। यदि हम किसी ऐसे नेटवर्क की बात करें, किसी एक ऐसे जंक्शन की बात करें जहां पर बहुत सारे करंट्स आ रहे हैं, ठीक है, इससे भी इसको समझ लेते हैं। यहां पर करंट आ रहा है I1, I2, ये भी इनकमिंग है, I3, डायरेक्शंस पे आप ध्यान देते जाएं, I4, I5 और I6। अब देखें कि कौन कौन से करंट्स ऐसे हैं जो नोड की तरफ आ रहे हैं। यदि ये नोड है हमारा, ठीक है, यदि ये सेंटर में नोड है, जंक्शन है ना, तो कितने करंट्स आ रहे हैं, दैट आर इक्वल टू द आउटगोइंग करंट्स। तो पहले हम ये पता करें कि कौन कौन से करंट्स आ रहे हैं इस केस में। तो I1 ये इनकमिंग है, प्लस I2 ये भी इनकमिंग है, प्लस I3 नहीं, I3 तो आउटगोइंग है, I4 नहीं, ये भी आउटगोइंग है, I5 इज आउटगोइंग, I6 इनकमिंग है। इनकमिंग मतलब जो नोड की तरफ, जो जंक्शन की तरफ आ रहे हैं। इन सब का सम किसके बराबर होगा, जो आउटगोइंग करंट्स हैं, जो नोड से दूर जा रहे हैं। तो फिर से देखें, I1 I2 तो हमारे नोड की तरफ आने वाले हैं, I3 प्लस I4 प्लस I5। सो सिंपल। सबसे आसान यदि कोई रूल है तो वो यही है, ठीक है। तो दैट इज द किरचॉफ्स करंट लॉ। The another law given by Kirchhoff is KVL, Kirchhoff's voltage law. According to it, the algebraic sum of products of current and resistances in each of the conductors in any closed path or mesh in a network plus the algebraic sum of EMFs in that path is 0. इसका मतलब ये हो गया कि यदि हम एक सर्किट बनाए सिंपल, जिसमें एक वोल्टेज सोर्स होगा, रेजिस्टिव एलिमेंट है, और ये दूसरा रेजिस्टिव एलिमेंट है, ठीक। अब यदि ये EMF सोर्स का जो वोल्टेज है दैट इज VS, रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 और इसकी वैल्यू R2 है, और इस पूरे नेटवर्क में से जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज I1, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज सोर्स जो है वो हमारा क्योंकि जो हमारा वोल्टेज सोर्स है वो DC टाइप है और कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है,
तो अकॉर्डिंग टू इट क्या होगा, इस रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, I1, तो प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट I1 R1 एल्जेब्रिक सम ऑफ प्लस I2 R2, ये किसके बराबर होगा, VS के। अब ये सब कैसे आया ये एक बार फिर से देखते हैं। बेसिकली होता क्या है कि जो हमारे सोर्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है और बाकी जो एलिमेंट्स हैं, यानी इस केस में रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं यदि हम, तो वो रेजिस्टेंस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यही कहता है कि भाई जितनी एनर्जी जनरेट होती है उतनी एनर्जी कंज्यूम होती है, यानी या तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चले जाए। ठीक है, अब इस केस में इस नेटवर्क में क्या होगा, जितना हमने सोर्स लगाया है उतनी एनर्जी कंज्यूम होगी। तो एनर्जी को कंज्यूम करना मीन्स यदि एक वोल्टेज सोर्स Vs यदि वोल्टेज को जनरेट कर रहा है तो रेजिस्टेंस क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को ड्रॉप कर रहे हैं, वो कंज्यूम कर रहे हैं। तो यदि इसका वोल्टेज पॉजिटिव है Vs, ठीक है, थोड़ा सा याद करें हम KCL को, उसमें हमने जो किसी जंक्शन के आने वाले करंट्स हैं उनको हमने पॉजिटिव लिया था और जाने वाले करंट्स को नेगेटिव लिया था। ठीक है, तो सिमिलरली यदि यहाँ पर हम Vs को पॉजिटिव ले रहे हैं, जो जनरेट कर रहा है उसका वोल्टेज कितना है, पॉजिटिव है, और जो कंज्यूम कर रहे हैं, जो ड्रॉप कर रहे हैं, उनका वोल्टेज कितना है, नेगेटिव है। तो अब ये देखें आप कि एक वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप होगा जिसको हम V1 कहेंगे, ठीक है, और एक वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप होगा जिसको हम V2 कहेंगे। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ओम्स लॉ क्या कहता है, V = IR। जहाँ पर भी रेजिस्टेंस लगा होगा वहाँ पर एक वोल्टेज ड्रॉप होगा, उसकी वैल्यू होगी IR के बराबर। ठीक है, क्या कहता है ओम्स लॉ, V = IR। तो जो वोल्टेज ड्रॉप है वो किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू, अब इस केस में यदि हम देखें तो Vs जो है वो पॉजिटिव है क्योंकि वो जनरेट कर रहा है, माइनस जो कंज्यूम कर रहे हैं। कौन कौन कंज्यूम कर रहे हैं, ये दोनों मिलके कंज्यूम कर रहे हैं, कौन, V1 प्लस V2। अब इन दोनों का जो एल्जेब्रिक सम है दैट शुड बी 0। KVL ये कहता है क्या, कि जितना जनरेट हो रहा है, यानी यहां पर तो एक ही वोल्टेज सोर्स है, लेकिन यदि 2-3 सोर्सेस भी होते तो Vs प्लस या Vs1 प्लस Vs2 प्लस Vs3 हो जाता, माइनस सम ऑफ कंज्यूम्ड वोल्टेजेस या वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंसेस। ठीक, और इन दोनों का यदि हम सम करें तो दैट शुड बी इक्वल टू 0। एल्जेब्रिक सम यदि हम करें तो वो 0 होना चाहिए, या इसको दूसरी भाषा में ऐसा भी कह सकते हैं कि जनरेटेड वोल्टेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2। ठीक है, तो अब बस अब प्रश्न ये है कि V1 की वैल्यू क्या हो सकती है, तो V1 की वैल्यू होगी I इंटू R1 प्लस I इंटू R2। ये हो गया। Vs की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, Vs इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2, या फिर इसको थोड़ा सा और ठीक से लिख लें, Vs माइनस IR1 माइनस IR2। जिस भी भाषा में आपको समझ में आ जाए, जिस भी तरीके से आप समझना चाहें वैसा आप इसको समझ सकते हैं। तो ये एक सिंपल नेटवर्क में, अब इसका एक्सपांशन भी होगा जब हम थोड़ा बड़ा नेटवर्क लेंगे, लेकिन फंडामेंटल लॉ जो है वो यही है कि यदि हम बहुत आसान भाषा में कहें तो ये होगा कि जितना जनरेटेड वोल्टेज है दैट विल बी इक्वल टू कंज्यूम्ड वोल्टेज, या फिर जनरेटेड वोल्टेज माइनस कंज्यूम्ड वोल्टेज इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये बात आप याद रखें कि रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टिव एलिमेंट है वो वोल्टेज को ड्रॉप करते हैं ना कि जनरेट करते हैं। इसलिए जो वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज है, यदि उसमें से हम ड्रॉप
जो रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप हो रहा है वोल्टेज उसको माइनस कर दें तो उसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए, या फिर ये दोनों वोल्टेज जनरेटेड वोल्टेज शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ ड्रॉप्ड वोल्टेजेस। ठीक है, तो ये 3 फंडामेंटल लॉज जो हमने अभी तक पढ़े हैं, ओम्स लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इनको बहुत ज़्यादा यानी इसको हम ये कह लें कि सबसे ज़्यादा अनिवार्य और कंपलसरी लॉज हैं, इनको आप बिल्कुल दिलो दिमाग में बैठा लें। थैंक यू वेरी मच।